हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसका जो रीसेंट पास्ट है उसके बारे में चर्चा की थी। नाउ आज हम बात करने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। द कॉजेज़ फॉर क्लाइमेट चेंज आर मैनी। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है टाइम पीरियड के साथ साथ में, वैसे उसके बहुत सारे कॉजेज़ है। ठीक है, कोई एक सर्टेन रीज़न नहीं है इसका, बहुत सारे कॉजेज़ है। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल कॉजेज़। इन कारणों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय, और कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल कॉजेज़ यानी कि पार्थिव कारण, यानी अर्थ से रिलेटेड। अब पहले हम फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज़। द एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज़ आर द चेंजेस इन सोलर आउटपुट एसोसिएटेड विद सन स्पॉट एक्टिविटीज़। जो एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय जो कारण हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है? सन स्पॉट से रिलेटेड, यानी सन के ऊपर जो काले काले धब्बे होते हैं उनसे रिलेटेड है ये। अब सन स्पॉट्स क्या होते हैं? सन स्पॉट्स आर डार्क एंड कूलर पैचेस। ये बहुत डार्क कलर में होते हैं और बहुत ठंडे पैचेस होते हैं, ठंडे धब्बे होते हैं, यानी इन जो पैचेस का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है ऑन द सन, ये सन पे होते हैं। विच इंक्रीज एंड डिक्रीज इन साइकिलिक मैनर, जो कि बढ़ते जाते हैं और घटते जाते हैं एक चक्र में, एक साइकिल के अनुसार ये चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 ईयर का साइकिल बन गया, 11 ईयर का साइकिल बन गया, हर 11 ईयर के साइकिल पे ये बनेंगे, हर 11 ईयर के साइकिल पे धीरे 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 कम होते जाते हैं। तो इस तरह का कुछ साइकिलिक मैनर इनका रहता है। अकॉर्डिंग टू सम मीटरोलॉजिस्ट व्हेन द नंबर ऑफ सनस्पॉट इंक्रीजेज। अब कुछ जो मौसम वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि जब भी ये सनस्पॉट्स बढ़ जाते हैं, कूलर एंड वेटर वेदर एंड ग्रेटर स्टॉर्माइंस अकर। तो जब भी सनस्पॉट्स बढ़ जाते हैं तो वेदर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, नमी वाला हो जाता है, और साथ ही साथ में तूफानों की जो संख्या है, तूफान जितने भी आते हैं स्टॉर्म्स, उनकी संख्या बढ़ जाती है जब भी सनस्पॉट बढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जब भी ये डिक्रीज़ होते हैं, तो सनस्पॉट जब नंबर्स में डिक्रीज़ होते हैं तो क्या होगा? वार्म वेदर होगा, बहुत गर्म होगा, ड्राई कंडीशंस बनेगी, और साथ ही ड्राई कंडीशन यानी बारिश, रेनफॉल वगैरह नहीं होगा। यट दीज फाइंडिंग्स आर नॉट स्टैटिकली सिग्निफिकेंट। लेकिन फिर भी इनके बारे में अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अभी इसके ऊपर और भी रिसर्च डिस्कवरी चल रही है, तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। बट जितना बुक में लिखा है उतना हम जान सकते हैं। नेक्स्ट एंड अनदर एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी इज मिलानकोविच ऑक्सीलेशन। एक और थ्योरी चलती है जिसको हम बोलते हैं मिलानकोविच ऑक्सीलेशन। देखिए ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है, इसको हम फिर किसी अपनी अलग से सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इसको अलग से। बट यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं कि मिलानकोविच ऑक्सीलेशन जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है which infer cycles in the variation in the earth's orbital characteristics around the sun। जो कि हमें क्या बताती है कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक फिक्स पाथ के ऊपर सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आपको पता है ये रेवोल्यूशन करती है वो अर्थ के चारों, सन के चारों तरफ, तो एक फिक्स ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है, उससे रिलेटेड है ये थ्योरी। द वॉबिंग ऑफ द अर्थ एंड द चेंजेस इन द अर्थ एक्शियल टिल्टेड। और साथ ही अर्थ जब चक्कर लगाती है तो उसमें कुछ जो उसका टिल्ट से रिलेटेड, वो जो झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, उससे रिलेटेड लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उनके बारे में ये थ्योरी हमें बताती है। इसके बाद में आगे है ऑल दीज ऑल्टर द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन। और ये सारे पॉइंट्स यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पे जो झुकी हुई है इसमें चेंज आता है, साथ में कंटिन्यू एक साइकिल चलता है उसमें चेंज आता है, तो ये सब मिलकर जो सन का इंसोलेशन हमारी अर्थ के ऊपर रिसीव होता है उसमें चेंज लाते हैं, उसमें प्रभाव डालते हैं, विच इन टर्न माइट हैव अ बियरिंग ऑन द क्लाइमेट, जिसका हमारी अर्थ के जो क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो मिलानकोविच ऑक्सीलेशन अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है और ये क्लाइमेट चेंज में भी से भी रिलेटेड है। वॉल्केनिज्म इज कंसीडर्ड एज अनदर कॉज फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है वॉल्केनिज्म, यानी जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है वो ये भी क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? वॉल्केनिक इरप्शन थ्रोज अप लॉट्स ऑफ एरोसोल्स इन द एटमॉस्फेयर। जब वॉल्केनो फटता है, इरप्शन होता है उसमें, तो उसमें से बहुत सारे एरोसोल निकलते हैं, एरोसोल्स निकलते हैं। दीज एरोसोल्स रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। ये एरोसोल बहुत लंबे टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में बने रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और जिसकी वजह से क्या होता है कि सन्स रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से सन की जो रेडिएशन हमारी अर्थ तक पहुंचती है उसको ये कम कर देते हैं। मान लीजिए धूल के कण हैं,
डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जब फैल जाते हैं तो एक लेयर क्रिएट कर देते हैं और सन से आने वाली रेस को ये बीच में रोकने का काम करते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी अर्थ तक प्रॉपर सनरेज नहीं पहुंच पाती है, तो टेम्परेचर में जो है चेंज आता है। आफ्टर द रिसेंट पिनाटोबा एंड एल्सियोन volcanic eruption, the average temperature of the earth fell to some extent of some years. अभी रिसेंट टाइम में हम देखें तो पिनाटोबा का जो एक वॉल्केनो है और एक एल्सियोन का जो वॉल्केनो है उसमें इरप्शन हुए थे, और उसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक हमारी अर्थ पे जो टेम्परेचर है उसमें कमी आ गई थी, ठीक है, डिक्रीज हो गया था। So the most important anthropogenic effect on the climate is the increasing trend in the concentration of greenhouse gases. इसके अलावा जलवायु के ऊपर हमारी जो अर्थ की क्लाइमेट है उसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ असर डालती है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस जब भी बढ़ती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस होने लगती है, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो गर्म होती जाती है। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय ऊष्मन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द एटमॉस्फेयर इज बिहेविंग लाइक अ ग्रीन हाउस। देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेस है जब वो हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाती है, उनकी संख्या बढ़ती जाती है या उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस की तरह से काम करने लगता है, ठीक है। ग्रीन हाउस जो है उस ग्रीन हाउस की तरह से काम करने लगता है। द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो ट्रांसमिट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट एब्जॉर्ब द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिटेड अपवर्ड बाय द अर्थ सर्फेस। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको अपने नोट से चीज़ें समझा देती हूँ ताकि और चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू ग्रेजुअल राइज इन एटमॉस्फेरिक एंड ग्राउंड सरफेस एयर टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है एटमॉस्फेयर का और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका धीरे धीरे बढ़ना, एंड लीडिंग टू द क्लाइमेट चेंज एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स। जिसकी वजह से क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज आता जाएगा लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और एक बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पे। प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या रहती है? मेजर सोर्सेज एंड प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड ओजोन डिप्लेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब हम इसके सोर्सेज की बात करते हैं, इस प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसमें दो बातें आती है। एक है ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन जो लेयर है उसमें धीरे धीरे जो है उसका डिप्लीट हो जाना, उसका क्षय होते जाना, और एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं। आपको पता है ओजोन लेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर ओजोन की जो गैस है वो एक पर्टिकुलर लेयर में पाई जाती है, एक परत में पाई जाती है। तो चलिए आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि हमारे एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स है उनमें से कौन सी लेयर है जिसमें जो ओजोन है वो पाई जाती है और इसका क्या रोल होता है। अगर ये ना हो तो क्या नुकसान हमें होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ बिटवीन 12 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर। देखिए ये पाई तो कहाँ तक जाती है, उस पूरी लेयर में 50 किलोमीटर तक। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, तो 12 से 35 किलोमीटर के बीच में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक ओजोन गैस के डिप्लेशन को बचाने के लिए या उसको रोकने के लिए समय समय पर जो कंट्रीज़ है वो मीटिंग्स करती हैं। उसमें एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको साइन किया गया था सितंबर 1987 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और ये किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ग्रीन हाउस, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस। अब मेजर सोर्सेज क्या है इसके? मेजर सोर्सेज मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैसेस CO2। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रीन हाउस गैस है जो बहुत बड़े लेवल पे चेंज की जाती है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जितने भी जीवाश्म होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीज़ों के जलने से ये निकलती है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है तो ग्रीन हाउस गैसेस में के कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा माइनर ग्रीन हाउस गैसेस भी है, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके अलावा जो है ओजोन। बर्निंग ऑफ मिनरल ऑयल इज़ अनदर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस। मिनरल ऑयल जो होते हैं, खनिज तेल, उनके जलाने से भी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज़ होती है।
जैसे कि ये मिनरल ऑयल्स जो होते हैं कहाँ से रिलीज़ होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, उनसे रिलीज़ होता है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण नगरीकरण बढ़ रहा है, एंड फिनोमिनल इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यातायात के साधन जितने भी बढ़ रहे हैं उनसे भी ये रिलीज़ होती है और उसके बाद में ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है। सो ग्लोबल वार्मिंग एंड ये सारी चीज़ें हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब हम यहाँ इसको बुक से पढ़ लेते हैं। तो देखिए बुक में दिया हुआ है कि द गैसेस दैट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। वो गैसेस जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को, यानी कि हमारी अर्थ से वापस जाने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। द प्रोसेस द वार्म द एटमॉस्फेयर आर ऑफन कलेक्टिवली रिफर्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो प्रोसेस होती है, यानी सन से जो शॉर्ट वेव आती है, उसके बाद में हमारी अर्थ उसको इवनिंग के टाइम में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू या लॉन्ग वेव के थ्रू निकालती है, अपने अंदर से रिलीज़ करती है। तो जब उसको ये ग्रीन हाउस गैसेज अपने अंदर सोख लेती है तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर, वो बढ़ता जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है बेसिकली। अब देखिए ये चीज़ हो गई। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। द टर्म ग्रीन हाउस इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनालॉजी ऑफ टू अ ग्रीन हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरियाज फॉर प्रिजर्विंग हीट। ग्रीन हाउस एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा हाउस होता है जो कि ठंडे एरियाज में बनाया जाता है हीट को प्रिजर्व करने के लिए। ये ग्लास का बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ होता है। ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास का बना हुआ होता है। द ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव। और ये ग्लास क्या करता है, सन से आने वाली रेस को तो अपने अंदर आने देता है, लेकिन जब अंदर से वापस हीट रेडिएट होती है तो उसको ये अंदर ही रोक के रखता है, वो बाहर नहीं जा पाती, जिससे उस हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म बना रहता है। तो इसी को ग्रीन हाउस कहा जाता है। और ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टाइप की जो वेजिटेशन होती है, जो कुछ फसलें उगाई जाती है, उनको प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए ये जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सी होती है गैसेस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अभी जितना हमने पढ़ा है इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़िए और रिवाइज़ करते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।